हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम पढ़ेंगे पूर्वानुमान की प्रक्रिया, जो बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट का चैप्टर है। व्यावसायिक पूर्वानुमान होता क्या है, पिछले वीडियो में हमने ये जाना। क्या इसके गुण हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं, सबके बारे में जानने के बाद आज हम करेंगे कि व्यावसायिक पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या है, यानी कि पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले आधार विकसित करना। पूर्वानुमानों का चरण आर्थिक दशा, उद्योग की स्थिति तथा उत्पादों की स्थिति के सुव्यवस्थित अनुसंधान का आधार विकसित करना पहला चरण माना जाता है। ऐसे अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों पर विक्रय एवं सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के भावी अनुमान आधारित होते हैं। भावी व्यावसायिक क्रियाओं का अनुमान। व्यावसायिक पूर्वानुमान प्रक्रिया का दूसरा चरण उद्योग की भावी घटनाओं की दशाओं तथा इनके घटित होने से मार्ग में का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए पूर्व अध्ययनों के आधार पर स्थापित सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय अंतर्संबंधों एवं सर्वेक्षण तथा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यानी हमारे जो वित्तीय विश्लेषण हम पिछले अपने वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, उनके आधार पर हमें भविष्य की क्रियाओं का अनुमान लगाना होता है। समंकों का संकलन ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर होता है। ये प्रवृत्ति विश्लेषण को पूरा करने के लिए गत वर्षों एवं चालू वर्ष से संबंधित समंकों को सारणीबद्ध करना चाहिए। समंकों को मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि अल्पकालीन पूर्वानुमान से लेकर दीर्घकालीन पूर्वानुमानों के लिए आवश्यक ढांचा तैयार किया जा सके। चालू वर्ष के समंकों का निर्वचन। आगामी वर्षों के लिए प्रक्षेपण तैयार करते समय चालू वर्ष से संबंधित समंकों की स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है। आगामी सप्ताह, माह, तिमाही के प्रक्षेपण मासिक या साप्ताहिक समंकों के आधार पर करना चाहिए। गत तिमाही या वर्ष में वार्षिक क्रियाओं की स्थिति और उनके लिए उत्तरदायी घटकों का भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे अगली तिमाही और वर्ष के लिए पूर्वानुमान तैयार करने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव न हो। साथ ही इन तथ्यों पर आधारित पूर्वानुमान अधिक वास्तविक और विश्वसनीय होते हैं। मान्यताओं का सत्यापन। समंकों के आधार पर तैयार किए जाने वाले प्रक्षेपण के लिए मानी गई मान्यताओं का सत्यापन करना चाहिए। प्रत्येक प्रक्षेपण तैयार करते समय अपनाई गई मान्यताएं वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त होने पर ही प्रक्षेपण पूर्वानुमान के लिए आधार बन सकेंगे। यदि मान्यताएं उपयुक्त नहीं हैं तो हमें उनको त्याग देना चाहिए। उस मान्यता को उस पूर्वानुमान के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो हमारे पूर्वानुमान निकल कर के आएंगे वो मान्य और सत्य नहीं होंगे। पूर्वानुमानों का नियमन करना। पूर्वानुमान के वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है, जिससे यदि कोई विचलन हो तो उसका आधार निर्धारित किया जा सके। साथ ही भविष्य में उससे बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई हेतु उचित कदम उठाए जा सकें। यानी कि पूर्वानुमानों में कहीं कोई विचलन है तो उसका भी निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। पूर्वानुमान प्रक्रिया की समीक्षा करना। पूर्वानुमानों में विचलन और वास्तविक कार्य निष्पादन का पता लगा लेने के बाद पूर्वानुमान प्रक्रिया में यथोचित सुधार किए जाते हैं। पूर्वानुमान प्रक्रिया की इस प्रकार की समीक्षा करने से भविष्य में पूर्वानुमानों में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। व्यावसायिक पूर्वानुमानों की विधियां या तकनीक। व्यावसायिक पूर्वानुमान दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की तकनीकें हैं। इसकी विधियां जो है दो प्रकार से होती हैं। व्यावसायिक संस्था को भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए
अनेक प्रकार के पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्थिति में पूर्वानुमान के लिए अपनाई जाने वाली विधि नियोजित की जाने वाली क्रिया एवं योजना की अवधि पर निर्भर करती है। अतः पूर्वानुमानों के लिए अपनाई जाने वाली विधियां या तकनीकें वस्तुगत, संस्थागत और उद्योग अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। सामान्यतः निम्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ विधियां और वैज्ञानिक या सांख्यिकीय विधियां। पहले हम व्यक्तिनिष्ठ विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यक्तिनिष्ठ विधियां जो है हमारी, वो हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधियों को व्यावसायिक पूर्वानुमानों की गुणात्मक तकनीकें भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः संगठन के भीतर तथा बाह्य व्यक्तियों के अनुभव एवं क्रियाओं पर निर्भर होती है। इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है जबकि किसी भी प्रकार के भूतकालीन समंक उपलब्ध नहीं हो अथवा उपलब्ध समंक इतने कम हों कि उन्हें भविष्य में प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता। इस हेतु व्यक्तिगत विधियों को काम में लिया जाता है। पहला है इसमें ऐतिहासिक अनुरूपता विधि। व्यावसायिक पूर्वानुमान की यह विधि अत्यंत प्रचलित एवं प्राचीन विधि है। यह विधि भूतकालीन घटनाओं के आधार पर भावी प्रवृत्तियों के प्रक्षेपण से संबंधित होती है। पूर्वानुमान की ऐतिहासिक अनुरूपता विधि में वर्तमान समस्याओं को समझने तथा भावी प्रवृत्तियों के पूर्वानुमान के लिए भूतकालीन घटनाओं के ऐतिहासिक अनुक्रम का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में वही पैटर्न मानकर नए उत्पाद के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं यथा प्रारंभ, वृद्धि, परिपक्वता तथा गिरावट का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में एक या अधिक उत्पादों के अनेक वर्षों के इतिहास की आवश्यकता होती है। यह विधि दीर्घकालीन पूर्वानुमानों के लिए उपयोगी होती है, जैसे नए उत्पादन की मांग। इस विधि का प्रमुख लाभ यह है कि गत वर्षों की सूचनाएं एवं अभिलेख आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन इस विधि में कुछ दोष भी हैं, जैसे गत लेखों के आधार पर कभी कभी भावी प्रवृत्ति का सही अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। औसत आकार की संस्थाओं के लिए पूर्वानुमान की इस महंगी प्रणाली का उपयोग करना सदैव लाभदायक नहीं होता है और न ही वैसे सदैव उपयोग में ला सकती हैं। निगमन की विधि। पूर्वानुमान की निगमन विधि इस मान्यता पर आधारित है कि भूतकाल की घटनाएं पूर्णतः भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकती, क्योंकि आर्थिक दशाओं में परिवर्तन होने के कारण कुछ घटक महत्वहीन तथा कुछ महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए इस विधि में भूतकालीन तथ्यों के स्थान पर वर्तमान के तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। व्यावसायिक प्रवृत्तियों की भावी स्थिति निर्धारित करने के लिए पूर्वानुमान कर्ता के व्यक्तिगत विवेक, अनुभव एवं अंतर्ज्ञान के प्रयोग द्वारा आत्मनिष्ठ मूल्यांकन और निष्कर्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह वर्तमान पर अधिक बल देती है, लेकिन इसका दोष ये है कि इसमें भूतकाल के लेखों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तथा व्यक्तिगत निर्णयों एवं स्वप्रेरित मूल्यांकन को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। संयुक्त परामर्श विधि। इस विधि में विशेषज्ञों की सामूहिक राय, निर्णय और अनुभव का उपयोग किया जाता है। इस विधि में व्यावसायिक पूर्वानुमान के लिए एक समिति गठित कर दी जाती है, जो विभिन्न सदस्यों के विचारों का संकलन करती है। इन सदस्यों के विचारों के आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए एक मत विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि में अनेक गुण हैं। यह विधि विशेषज्ञों के मध्य सहयोग एवं समन्वय को प्रोत्साहित करती है तथा इस प्रकार से उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि में विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि सरल एवं सुगम है, क्योंकि इसमें गणित एवं सांख्यिकीय
जटिलताओं का पालन नहीं किया जाता। इस विधि में अनेक दोष भी हैं। यह विधि विचारों पर अधिक तथा तथ्यों पर कम आधारित है। इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करना अधिक कठिन होता है, क्योंकि जब परिणाम के अनुसार कार्य नहीं होता तब मुख्य अधिकारी को यह कहकर बाध्य कर दिया जाता है कि उसने परामर्श ही ठीक नहीं दिया और निर्णय मुख्य अधिकारी द्वारा लिया गया है, और यानी कि इस विधि के अंदर किसी को भी उत्तरदायी मानकर दंडित नहीं किया जा सकता। मत संग्रह विधि। व्यावसायिक एवं वाणिज्य जगत में मत संग्रह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा व्यवसाय से संबंधित लोगों के बारे में संबंधित लोगों के विचारों को निर्णय हेतु आधार बनाया जाता है। इसमें लोगों की मिश्रित राय के आधार पर संभावित स्थिति का आकलन किया जाता है। इस विधि के महत्वपूर्ण आधार दो तरह के होते हैं: विभागाध्यक्षों की राय और कर्मचारियों की राय। विभाग अध्यक्षों की राय। इस विधि में प्रत्येक विभाग के विभाग अध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित समस्याओं के पूर्वानुमान तैयार करता है, क्योंकि उसे अपने विभाग की समस्याओं की पूर्ण जानकारी होती है। जैसे विक्रय प्रबंधक विक्रय का पूर्वानुमान लगाता है, उत्पादन प्रबंधक उत्पादन का पूर्वानुमान लगाता है, और इसी प्रकार अन्य अधिकारी संबंधित क्रिया का पूर्वानुमान लगाते हैं। ये अधिकारी भूतकालीन समंकों तथा वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करके अपने अनुभव, ज्ञान, योग्यता एवं दूरदर्शिता के आधार पर पूर्वानुमान तैयार करते हैं। इस विधि में अनेक प्रकार के गुण हैं। यह विधि सरल और मितव्ययी है, समय कम लगता है तथा पूर्वानुमान शीघ्र तैयार किए जा सकते हैं। पूर्वानुमान का कार्य योग्य, अनुभवी तथा उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। विशेष कार्य के लिए संबंधित व्यक्ति को उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है, क्योंकि सब विभागाध्यक्ष अपने अपने विभाग की राय देते हैं, तो जिस विभाग की कमी होती है प्रत्यक्षतः उसे दायी ठहराया जा सकता है। इस विधि के दोष: पूर्वानुमान पूर्णतः विभागाध्यक्ष की योग्यता एवं अनुभव पर आधारित होने से अक्षम्य विभागाध्यक्षों द्वारा गलत निर्णय लेने की संभावना रहती है। पक्षपात के अवसर उपस्थित रहते हैं। इसमें अधीनस्थ कर्मचारियों एवं निचले स्तर के अधिकारियों के अनुभव का लाभ नहीं मिलता। इससे उनमें निराशा की भावना जागृत होती है। लेकिन इस विधि में सुधार किया जा सकता है। सभी अधिकारियों को राय को सामूहिक रूप से लेकर के उनके विचारों, अनुमानों को समायोजित करके उनकी विवेचना की जाए और अंत में उसी पूर्वानुमान को अपनाया जाए जो संबंधित लोगों को स्वीकार्य हो। अगला है कार्यकर्ताओं की राय। जिस प्रकार लागत एवं निष्पादन नियंत्रण पर उस बिंदु को अच्छी तरह से किया जा सकता है जहां पर ये वास्तव में किए जाते हों, ठीक उसी प्रकार लागत एवं निष्पादन का पूर्वानुमान भी उनके लिए किए जाने वाले बिंदु पर ही शुद्ध रूप से ज्ञात किए जा सकते हैं। इस विधि में पूर्वानुमान उन कर्मचारियों द्वारा लगाए जाते हैं जिनका कार्य अथवा समस्या के निकट का संबंध होता है। प्रत्येक विभाग के कर्मचारी अपने विभाग से संबंधित पूर्वानुमान तैयार करते हैं। सामग्री की प्रमाप मात्रा, प्रमाप कार्य घंटे, अप्रत्यक्ष व्यय से संबंधित कर्मचारियों, मजदूरों, फोरमैन की राय ली जाती है। बिक्री के संबंध में अनेक विक्रेता, शाखा प्रबंधक अपने अंशदान एवं लागत का अनुमान लगा सकते हैं। इन अनुमानों की जांच एवं विश्लेषण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। यह चाहे तो इसमें संशोधन भी कर सकता है। विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात ये पूर्वानुमान विभागीय पूर्वानुमान बन जाते हैं। इस प्रणाली में अनेक गुण हैं। इसमें पूर्वानुमान अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि कार्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। यह विधि सरल और मितव्ययी है। सभी कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव एवं कुशलता का लाभ मिलता है तथा उनका मनोबल बढ़ता है। साथ ही उनमें
सहकारिता की भावना पैदा होती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का तत्व निहित होता है। उत्तरदायित्व सरलता से निश्चित किया जा सकता है। इस विधि में अनेक प्रकार के दोष भी हैं। कर्मचारियों के ज्ञान, योग्यता व अनुभव के कारण पूर्वानुमान अशुद्ध हो सकते हैं। समय अधिक लगता है तथा अधिक आंकड़ों के संकलन और अभिलेखों को तैयार करना पड़ता है। नई वस्तु के अनुमान के लिए यह पद्धति अनुपयुक्त रहती है। दीर्घकालीन पूर्वानुमानों के लिए भी यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। बाजार अनुसंधान विधि। बाजार अनुसंधान इस तथ्य से संबंध रखता है कि वस्तु के लिए बाजार कहाँ पर है, कब है, किस मूल्य पर है। इस विधि में इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि अधिकतम लाभ के लिए वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनका संकलन एवं विश्लेषण करके पूर्वानुमान लगाया जाता है। यह विधि बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है। इन संस्थाओं में पृथक से पूर्वानुमान हेतु एक आर्थिक शोध विभाग होता है, जो वैज्ञानिक विधि से बाजार एवं उपभोक्ताओं पर शोध करता है। यह विभाग ग्राहकों की प्रकृति, रुचि, फैशन, आदत, यातायात की कठिनाई, सरकार कर नीति आदि के आधार पर पूर्वानुमान तैयार करता है। इस विधि के गुण। यह विधि वैज्ञानिक है तथा इसमें प्राप्त परिणाम शुद्ध होते हैं। सभी आंतरिक एवं बाह्य तत्वों का समावेश होने से यह अधिक विस्तृत अध्ययन करने पर जोर देती है। इससे प्राप्त परिणामों की शुद्धता की जांच की जा सकती है। दोष। पूर्वानुमान की इस विधि का प्रयोग करते समय इसमें अनेक दोष भी होते हैं। यह पद्धति बहुत ही खर्चीली है, जिससे कुछ ही संस्थाएं इसे अपना सकती हैं। प्राप्त परिणामों से भावी व्यापारिक दशाओं के आधार पर परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा परिणाम अशुद्ध होने का भय रहता है। अगला है मुख्य विधि है ये वैज्ञानिक या सांख्यिकीय विधियां। व्यावसायिक पूर्वानुमान की यह विधि सर्वाधिक विषयपरक पद्धति है। इसमें भूतकालीन आंकड़ों को आधार मानकर तथा वर्तमान परिस्थितियों का समायोजन करके पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। ये विधियां इस मान्यता पर आधारित होती हैं कि समंकों में एक नियमितता होती है, आकस्मिक एवं तीव्र परिवर्तन नहीं होते हैं तथा भूतकालीन घटनाओं की नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है। ये विधियां व्यक्तिगत पक्षपात से भी प्रभावित नहीं होती, इसलिए इन्हें उपयुक्त मानते हैं। इन विधियों का प्रयोग किए बिना व्यावसायिक पूर्वानुमानों को एक अटकल मात्र ही माना जा सकता है। ये विधियां निम्न प्रकार से होती हैं। व्यावसायिक सूचकांक या वायु मापक। व्यावसायिक सूचकांकों का आशय व्यावसायिक दशाओं से संबंधित बाह्य जगत में हो रहे परिवर्तनों की सूचना देने के वाले उपकरणों की एक श्रृंखला से हैं। ऐसे व्यावसायिक सूचकांक व्यवसाय की सामान्य दशाओं अथवा किसी व्यापार या उद्योग विशेष या व्यक्तिगत व्यवसाय से संबंधित हो सकता है। ये सूचकांक चक्रीय परिवर्तनों अर्थात तेजी, मंदी, पुनरुत्थान के दौरान व्यवसाय की गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों का माप प्रस्तुत करते हैं। चूँकि ये व्यावसायिक सूचकांक भावी व्यावसायिक दशाओं का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें व्यावसायिक वायुमापक, संकेतक, आर्थिक पूर्वानुमानकर्ता भी कहा जाता है। व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सूचकांकों को मिलाकर व्यवसायिक क्रियाओं का सामान्य सूचकांक तैयार किया जाता है। यह सामान्य सूचकांक व्यापार और उद्योग की भावी दशाओं का संकेतक होता है, किंतु विशेष व्यापार या उद्योग को व्यवहार सामान्य सूचकांक से भिन्न प्रवृत्ति
प्रवृत्ति की प्रदर्शित करता है। इसलिए सामान्य सूचकांक के सहायक के रूप में व्यक्तिगत व्यापार व उद्योग के सूचकांकों का अध्ययन करना चाहिए। देश में कुछ विशेष प्रकार के सूचकांकों जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक, स्कंद विपणन सूचकांक आदि तैयार किए जाते हैं, जिनका व्यवसायियों द्वारा पूर्वानुमान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य व्यवसाय एवं व्यापार की दशाओं से संबंधित सूचकांकों का प्रकाशन अनेक व्यापार संघों, महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, समाचार पत्रों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। व्यावसायिक वायुमापिक व्यावसायिक पूर्वानुमान में बहुत ही उपयोगी होते हैं, किंतु कभी कभी सूचकांकों की अशुद्ध रचना तथा परिवर्तित परिस्थितियों के कारण ये भ्रामक निष्कर्ष भी दे सकते हैं। अतः निर्णयों को प्रभावित करने वाली विशिष्ट परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में भी व्यावसायिक वायुमापकों द्वारा दर्शाई गई प्रवृत्तियों में संशोधन एवं सुधार करना आवश्यक हो जाता है। काल श्रेणी विश्लेषण, जो कि हम इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। समय के किसी माप जैसे मासिक स्कंद स्तर, त्रैमासिक बिक्री, वार्षिक उत्पादन के आधार पर प्रस्तुत समंकों के निर्धारित क्रम को काल श्रेणी या ऐतिहासिक चल मूल्य कहा जाता है। काल श्रेणी विश्लेषण व्यावसायिक पूर्वानुमानों की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। इस विधि का प्रयोग अनेक वर्षों के समंक उपलब्ध होने तथा उनमें सुनिश्चित प्रवृत्ति एवं मौसमी उच्चावचन दृष्टिगत होने पर ही किया जाता है। काल श्रेणी विश्लेषण में काल श्रेणी को प्रभावित करने वाले घटकों जैसे प्रवृत्ति, मौसमी परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, यादृच्छिक परिवर्तन के प्रभाव को पृथक पृथक किया जाता है। इसमें हम अलग अलग विश्लेषण करते हैं। इसके लिए है दीर्घकालीन प्रवृत्ति, जिसको हम टी से दिखाते हैं। इसका आशय किसी भी काल श्रेणी में दीर्घकाल में दो समय के बीच मूल्यों के बढ़ने या घटने अथवा सामान्य रहने की प्रवृत्ति से है। काल श्रेणी में दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बिंदु रेखीय विधि, अर्धमाध्य विधि, चल माध्य विधि, न्यूनतम वर्ग विधि। इनके हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये हमें सब समझ में आएंगे कि कैसे क्या प्रयोग में लेते हैं। मौसमी परिवर्तन, जिनको ऐसे से संकेतित किया जाता है, इनका आशय मूल्यों में मौसम, परंपराएं एवं अन्य कारणों से होने वाले वार्षिक आवर्ती उच्चावचनों से है। इनका पूर्वानुमान मूल श्रेणी में चल माध्य अथवा न्यूनतम वर्ग रीति से निकाले गए दीर्घकालीन प्रवृत्ति को घटाकर किया जाता है। चक्रीय उच्चावचन, ये व्यापार चक्रों के कारण होते हैं, सी से संकेतित किए जाते हैं इनको। मूल काल श्रेणी के दीर्घकालीन प्रवृत्ति एवं मौसमी परिवर्तनों को घटाने के पश्चात शेष बचने वाले प्रभावों को चक्रीय उच्चावचन कहा जाता है। यादृच्छिक उच्चावचन आर यानी रैंडम से होता है। यह अवसर या आकस्मिक कारणों से उत्पन्न अनियमित अवशिष्ट है। इन उच्चावचनों का व्यवहार में वैज्ञानिक मापन संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे उच्चावचन अनियमित एवं आकस्मिक होते हैं। इनकी गणना काल श्रेणी की विश्लेषण करके उनमें नियमित परिवर्तनों तथा चक्रीय उच्चावचनों को समाप्त करने पर जो बच जाता है वही यादृच्छिक उच्चावचन कहलाता है। दीर्घकालीन पूर्वानुमानों 2 या 2 से अधिक वर्षों में मौसमी और यादृच्छिक संगठनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। व्यापारिक चक्रों में मामूली महत्व के साथ केवल प्रवृत्ति संगठक पर ही जोर दिया जाता है। मध्यमकालीन पूर्वानुमानों में प्रवृत्ति संगठक महत्व
का महत्व कम हो जाता है और यादृच्छिक संगठक की गुंजाइश को देखते हुए इसके आवर्त एवं चक्रीय संगठकों की ओर चला जाता है। अल्पकालीन पूर्वानुमानों का मुख्य संबंध यादृच्छिक उच्चावचनों से रहता है। काल श्रेणी संगठनों की पारस्परिक क्रियाओं के आधार पर गुणात्मक तथा योगात्मक दो प्रतिमान प्रतिपादित किए जाते हैं। इनमें गुणात्मक प्रतिमान, जिसको हम कहेंगे y t गुणा c गुणा s गुणा r, यानी कि जो हमारे 4 पॉइंट हमने ऊपर दिए थे आपको, जिसमें दीर्घकालीन प्रवृत्ति, मौसमी परिवर्तन, चक्रीय उच्चावचन और यादृच्छिक उच्चावचन का गुणात्मक योग या गुणनफल जो है उनका योग, और योगात्मक में इन चारों का योग शामिल कर देंगे हम। तो ये 2 प्रकार से हम प्रतिमान निर्धारित करते हैं इसमें। इसी के अंदर है दीर्घकालीन प्रवृत्ति का निर्धारण। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का निर्धारण हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें है मुक्त हस्त विधि या रेखा चित्र विधि, अर्धमाध्य विधि, चल माध्य विधि और न्यूनतम वर्ग विधि। इनको हम संक्षेप में पहले भी आपको बता चुके हैं और विस्तार से करने के लिए हम अपने अगले वीडियो में अलग से बताएंगे, क्योंकि इसके चार्ट होते हैं अलग अलग, उन चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। अगला है हमारा इसी विधि के अंदर वैज्ञानिक व सांख्यिकी विधि के अंदर प्रतीक गमन एवं सहसंबंध विश्लेषण। सिंपल आपको इनकी थ्योरी समझाई जा रही है। प्रैक्टिकल्स के लिए आपका अगले वीडियो में हम इंतजार करेंगे, तो वहाँ देखिएगा आप इसको। सहसंबंध विश्लेषण में 2 चरों के मध्य संबंध की मात्रा को जांच करता है। यह एक निर्भर चर तथा एक अधिक स्वतंत्र चर के परिवर्तनों का प्रतिगमन समीकरणों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रतिगमन तब सरल प्रतिगमन कहा जाता है जब एक निर्भर चर जिसका पूर्वानुमान करना है का एक स्वतंत्र चर से संबंध हो। प्रतिगमन एवं सहसंबंध विश्लेषण पूर्वानुमान के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है, क्योंकि पूर्वानुमानित चरों के मूल्य भली प्रकार से ज्ञात स्वतंत्र चर से सहसंबंध के मध्य निर्धारित किए जा सकते हैं, बशर्ते निर्भर एवं स्वतंत्र चर के मध्य गहन संबंध विद्यमान हो। इसके अंतर्गत हम क्या क्या निकालते हैं? सहसंबंध गुणांक निकालते हैं, स्वीकार्य विश्वसनीयता स्तर पर सहसंबंध की जांच करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 95% से 99% के बीच में अगर कोई आता है संबंध, तो हम कहेंगे कि क्रांतिक मूल्य दिए गए, उसका मूल्य निकालते हैं और फिर हम देखेंगे कि वो 1 से बड़ा है, 1 से कम है। ये सारे हम प्रैक्टिकल्स के अंदर करेंगे और उसके बाद में हम समीकरण का निर्धारण करते हैं और समीकरण के बाद में हम उस समीकरण का प्रयोग करते हैं हमारे ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, हमारे विश्लेषण के लिए। इसी के अंदर अगला है बाह्य गणन अथवा गणितीय प्रक्षेपण। बाह्य गणन कुछ निश्चित मान्यताओं के आधार पर भावी अवधि के लिए मूल्य के अनुमान लगाने की विधि है। ये मान्यताएं एक अवधि से दूसरी अवधि के समंकों में अचानक कोई परिवर्तन तथा भविष्य की दशाओं में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं होना है, इस विधि के लिए अनुमानित आंकड़े प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसके लिए अंकगणितीय उपनीति, अर्धलघु गणितीय उपनीति, संशोधित घातीय वक्र, लॉजिस्टिक वक्र आदि प्रमुख उपनीति वक्रों का प्रयोग करके शुद्ध एवं उपयोगी पूर्वानुमान प्राप्त किए जाते हैं। अगला है अर्थमिति विश्लेषण विधि। अर्थमिति शब्द के प्रयोग हेतु अर्थशास्त्री एवं सांख्यिकी प्रोफेसर रेगनर फ्रिश उत्तरदायी हैं। प्रारंभ में अर्थमिति अध्ययनों का उद्देश्य एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार का पूर्वानुमान लगाना था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक स्थायित्व प्रदान करना हो गया। अर्थमिति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित
चर मूल्यों के आधार पर युगपत समीकरणों का निर्माण किया जाता है। इन समीकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं चर मूल्यों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, जिनके हल से व्यावसायिक पूर्वानुमान बहुत ही सरल हो जाता है। इन समीकरणों का हल कंप्यूटर्स की सहायता से किया जाता है। इन पूर्वानुमानों की सत्यता की जांच सांख्यिकीय विधियों से की जाती है। इसके अंतर्गत भूतकालीन आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करके गणितीय समीकरण द्वारा अंतर संबंध स्थापित किया जाता है और उसके बाद में समग्र व्यवसायिक क्रियाकलापों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। व्यवसायिक पूर्वानुमानों का महत्व एवं उपयोगिता। एक व्यवसाय के लिए यह अति वांछनीय है कि वह व्यावसायिक दशाओं की शुद्धता का कम या अधिक मात्रा में अनुमान लगाने में समर्थ हो, ताकि आने वाली परिस्थितियों को आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने के लिए वह अपने आप को तैयार रख सके। इस हेतु व्यावसायिक पूर्वानुमानों के अनेक उपयोग एवं महत्व हैं, जिसमें नए व्यवसाय की स्थापना। नए व्यवसाय की स्थापना के समय प्रवर्तकों को अनेक मामलों के बारे में निर्णय लेने होते हैं। ये मामले व्यावसायिक सुअवसरों की खोज, व्यवसाय से प्रतिस्पर्धा की सीमा, उत्पादन के घटकों अर्थात मानव, मशीन, माल का मात्रा का निर्धारण, व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय का आकार आदि अनेक हो सकते हैं। इन सभी के बारे में सही निर्णय लेने हेतु सुदृढ़ एवं शुद्ध पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण। वित्त प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की संजीवनी होती है। इनकी आवश्यकता इस प्रकार के व्यवसायों में पड़ती है। यदि आवश्यकता से कम अथवा अधिक वित्त का अनुमान लगाकर इसकी व्यवस्था की जाती है, तो ये व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती। अतः उचित एवं पर्याप्त वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण सुदृढ़ व्यावसायिक अनुमानों से ही संभव हो सकता है। इसी प्रकार संभावित बिक्री एवं लागत भी समंकों के आधार पर पूर्वानुमानों से ही ज्ञात की जा सकती है। प्रबंधकीय निर्णयों में सुविधाजनक। व्यवसाय स्थापना से लेकर इसके समापन तक प्रबंधकों को समय समय पर अनेक निर्णय लेने होते हैं, जैसे वित्त, क्रय विक्रय, उत्पादन, वितरण आदि के संबंध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। शुद्ध एवं सही निर्णय लेने से पूर्वानुमान अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। पूर्वानुमानों से किसी भी मामले के विकल्पों के भावी प्रभावों की जानकारी मिल जाती है। उनमें से सर्वाधिक लाभप्रद विकल्पों का चुनाव कर लिया जाता है। ये पूर्वानुमान जितने ही वैज्ञानिक होते हैं, उतने आधार पर लिए गए निर्णय उतने ही शुद्ध एवं सत्य होते हैं। विक्रय एवं उत्पादन में समन्वय। विक्रय पूर्वानुमान व्यावसायिक क्रियाओं के सफल संचालन एवं नियमन के लिए आधार स्तंभ होते हैं, क्योंकि पूर्वानुमान के आधार पर ही एक वस्तु की मांग, उसके मौसमी परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। उत्पादन मात्रा, मानव, मशीन, कच्चे माल की आवश्यकता के निर्धारण किया जा सकता है। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। विक्रय पूर्वानुमान जितने सार्थक और सत्य होते हैं, अन्य व्यावसायिक पूर्वानुमान भी उतने ही शुद्ध होते हैं। यदि विक्रय अनुमान गलत लग जाए तो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण भी गलत होगा, पूंजी मात्रा का अनुमान भी गलत होगा। इस प्रकार पूर्वानुमान से विक्रय एवं उत्पादन में समन्वय लाया जा सकता है। इससे अति उत्पादन या कम उत्पादन की स्थितियों से बचा जा सकता है तथा उत्पादन साधनों का भी कुशल उपयोग किया जा सकता है। सकंद विनिमय नीति का निर्धारण। व्यावसायिक पूर्वानुमान की सहायता से अपेक्षाकृत अधिक मांग वाले स्कंद की उपलब्धता में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्य संबंधी पूर्वानुमान को स्कंद एवं विनिमय नीति के आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः संभावित मूल्य वृद्धि की स्थिति में मूल्य बढ़ने से पूर्व ही स्कंद यानी स्टॉक का भंडारण कर लेना संस्था के लिए लाभदायक हो सकता है।
व्यापार चक्रों का नियंत्रण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समय समय पर आर्थिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। अतः भूतकालीन व्यापार चक्रों के विश्लेषण से आने वाली तेजी या मंदी का पूर्वानुमान लगा लिया जाए तो व्यवसायी या उद्योगपति इसके दुष्प्रभाव से बचने में सफल हो सकते हैं। सभी संभावित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः पूर्वानुमान व्यापार चक्रों के नियंत्रण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होते हैं। सहयोग एवं समन्वय को प्रोत्साहन। पूर्वानुमान किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लगाए जा सकते। इसमें विभिन्न विभागों एवं कर्मचारियों का सहयोग होता है। सभी आपस में मिलकर पूर्वानुमान लगाते हैं। उनमें मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होता है तथा एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। इस प्रकार पूर्वानुमान कर्मचारियों में सहयोग एवं समन्वय की भावना का विकास करते हैं। योजना बनाना। पूर्वानुमान योजना तैयार करने के लिए एक तार्किक आधार प्रस्तुत करते हैं। योजना तैयार करने के लिए विभिन्न घटकों का भावी मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। इनके लिए पूर्वानुमान आवश्यक है। बिना पूर्वानुमान नियोजन करना असंभव कार्य है, क्योंकि एक संस्था की संपूर्ण योजना की रचना अनेक योजनाओं, जिन्हें पूर्वानुमान कहते हैं, कि एक श्रृंखला में की सहायता से ही की जा सकती है। व्यवसाय में सफलता। यदि व्यवसाय में सफलता बहुत अधिक सीमा तक भविष्य के बारे में सही अनुमान ज्ञात कर लिए जाएं तो संभव है। एक सुव्यवस्थित पूर्वानुमान व्यवसाय के सुचारू एवं सतत संचालन को सुनिश्चित करता है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में अग्रिम से कोई भी व्यक्ति कठिनाइयों एवं सुनियोजित तरीकों से सामना कर सकता है। यदि उसे व्यवसाय में होने वाली परेशानियों का पता हो तो पहले से इसके बारे में योजना बना के रख सकता है। व्यावसायिक पूर्वानुमानों की सीमाएं। व्यावसायिक पूर्वानुमानों की अनेक लाभ, उपयोग, महत्व होने के बावजूद भी कुछ लोग ये मानते हैं कि यह एक अनावश्यक मानसिक व्यायाम है। इससे समय, धन, शक्ति की मात्र बर्बादी होती है। लेकिन ऐसे विचार वाले लोगों को तर्क यह भी है कि वो ये कहते हैं कि यदि सावधानियों के उपरांत भी पूर्वानुमानों में अशुद्धि या त्रुटि किसी न किसी रूप में रह जाए तो पूर्वानुमान गलत साबित हो सकते हैं, और इसके गलत साबित होने के पीछे कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, जैसे निश्चित सत्यता नहीं। जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि 100% सही ही निकलेंगे, क्योंकि पूर्वानुमान भविष्य के बारे में लगाए जाते हैं और भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए पूर्वानुमान को नियोजन की महत्वपूर्ण आधार या उसकी सफलता का निश्चित तत्व नहीं मानते हैं। अनिश्चितता की विद्यमानता। व्यावसायिक पूर्वानुमान चाहे कितने ही वैज्ञानिक और सांख्यिकीय आधार पर किए जाएं, सदैव अनिश्चित रहते हैं। इन पर आश्रित रहना उचित नहीं है। किसी भी पूर्वानुमान के बारे में एक 100% शुद्धता की बात हम नहीं कर सकते, अतः इन पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं रहना चाहिए। मान्यताओं पर आधारित। व्यावसायिक पूर्वानुमान कुछ मान्यताओं के अंतर्गत लिए जाते हैं, किंतु ये मान्यताएं सदैव पूरी नहीं होती है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति में सुदूर भूतकाल और पिछले कुछ समय का भूतकाल, इन दोनों के कोई अंतर नहीं माना जाता, जबकि ये भावी घटनाओं को अधिक सूचित करते हैं। त्रुटियों एवं भूलों की संभावना। व्यावसायिक पूर्वानुमान की प्रक्रिया में भूतकालीन तत्वों का विश्लेषण करके कुछ आधारों पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। ऐसा करते समय कुछ कमियां या भूलें हो सकती है, जिससे पूर्वानुमान गलत भी हो सकते हैं। तो हमें व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने के लिए पर्याप्त शुद्धता, नियमों, मान्यताओं आदि को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। आशा आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम फोरकास्टिंग के न्यूमेरिकल्स करेंगे।